दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आजकल प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा है, तो दिल हुआ कि आज प्रसंग में हम कुंभ मेले के संबंध में ही बात करें। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। प्रयागराज में वर्तमान में महाकुंभ चल रहा है। कुंभ मेला प्रयाग में हर 12 सालों में होता है। कुंभ मेले पर जानकारी देने के लिए बनाई गई सरकारी वेबसाइट के अनुसार महाकुंभ मेले के केंद्र में एक प्रतीक है जो ब्रह्मांडीय महत्व से भरा हुआ है। यह प्रतीक है कुंभ या पवित्र कलश। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ उस दिव्य पात्र का प्रतीक है जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था और जिसमें अमृत भरा हुआ था। कुंभ मेले के केंद्र में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र डुबकी लेने का अनुष्ठानिक कार्य है। तीर्थयात्री मानते हैं कि इस पवित्र जल में स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि अमृत कलश को प्राप्त करने के बाद जब इंद्र के पुत्र जयंत दानवों से अमृत की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तभी अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। यह 4 स्थान हैं हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। चूंकि विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि एवं बृहस्पति भी अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे, इसलिए सिंह, कुंभ एवं मेष राशियों में विचरण के कारण ये सभी कुंभ पर्व के द्योतक बन गए। जयंत को अमृत कलश स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि वर्णित स्थानों पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस बारे में YouTube के चैनल ETV भारत यूपी वीडियो पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो का एक अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसे तो कुंभ का अर्थ कलश से होता है, लेकिन यहाँ कुंभ का मतलब अमृत कलश से है। दरअसल कुंभ का सबसे पहले उल्लेख 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद निकले 14 रत्नों में से एक अमृत कलश भी था। असुरों से अमृत कलश की रक्षा करते हुए इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की तरफ भागे। इस दौरान 4 जगहों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में अमृत गिरा। मान्यताओं के मुताबिक अमृत कलश को स्वर्ग तक ले जाने में 12 दिनों का समय लगा। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। ज्योतिष की गणना के क्रम में कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि में प्रविष्ट होने एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में शिप्रा के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। कुंभ मेला बहुत प्राचीन काल से प्रयाग में होता रहा है। कुंभ मेले का उल्लेख ऋग्वेद के परिशिष्ट में भी मिलता है। संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रयाग स्नान विधि में स्नान करने की सही विधि का वर्णन है। यह मूल रूप से शायद 1674 ईस्वी में लिखी गई थी। इसकी जो प्रति प्राप्त हुई है उसमें लिखा है कि यह प्रतिलिपि संवत 1752 में विश्वात्मा भट्ट के पुत्र सर्वोत्तम ने बनाई है। पाली लिपि में लिखी गई बौद्ध पुस्तक मज्जिमा निकाय के सूत्र 1.7 में प्रयाग के कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण का और सदाचारी नहीं है, उसके पाप प्रयाग में गंगा स्नान से भी समाप्त नहीं होते हैं। महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व में भी प्रयाग में गंगा स्नान को पूर्व के पाप कर्मों का प्रायश्चित करने का साधन बताया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन की राजधानी प्रयाग का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहां पर नदियों के संगम पर हिंदू पवित्र स्नान करते हैं।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुंभ के संबंध में यह सबसे प्राचीन ऐतिहासिक उल्लेख है। यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले में विद्वानों की सभाएं एवं धर्म चर्चा करना प्रारंभ किया था। कुंभ मेले को मध्यकाल में शाही संरक्षण भी मिला। तुलसीकृत रामचरितमानस में प्रयाग में एक वार्षिक मेले का उल्लेख आता है। ऐसा ही उल्लेख अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखी आईने अकबरी में भी है। दक्षिण के चोल और विजयनगर वंश और उत्तर की दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने कुंभ मेले को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि अकबर ने कुंभ मेले के उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुगल शासकों ने घाटों आदि का निर्माण कराया। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में प्रयाग में माघ मेले के स्नान का वर्णन मिलता है। विद्वानों का मत है कि इसे सन 1575 में अकबर के दरबारी बीरबल ने जुड़वाया था। सरकारी वेबसाइट के अनुसार 1565 में प्रयाग में महाकुंभ के दौरान अकबर ने नागा साधुओं की तपस्वी जीवन शैली और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उनके साथ एक ऐतिहासिक संधि की थी, जिसमें नागा साधुओं को कुंभ मेले में शाही प्रवेश की शोभा यात्रा का नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया था। अखाड़े के साधु युद्ध कला का अभ्यास आज भी करते हैं। इस संबंध में ईटीवी भारत यूपी वीडियो चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध यह वीडियो देखिए। अखाड़ा में नागा आर्मी ही 13 अखाड़ों की रक्षा कर रही है। जब कभी धर्म पर आँच आई तो अखाड़ा के साधु किसी मामले में पीछे नहीं रहे। इन अखाड़ों में अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण होता है। अखाड़ों के साधु हर रोज कई घंटों तक लठ और तलवारबाजी में हाथ आजमाते हैं। अंग्रेजों द्वारा कुंभ मेले के आयोजन की जिम्मेदारी लेने के पूर्व साधुओं द्वारा ही मेले का संचालन किया जाता था। कई बार इन अखाड़ों में इस बात को लेकर विवाद भी होता था कि परवी के समय कौन पहले स्नान करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों के अनुसार 1760 के हरिद्वार कुंभ मेले में शैव गोसाई और वैष्णव बैरागियों के अखाड़ों में आपसी विवाद हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हुई। मराठा पेशवाओं के एक ताम्र पत्र में कहा गया है कि 1789 के नासिक कुंभ में शैव सन्यासियों और वैष्णव बैरागियों के विवाद में 12,000 साधुओं की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 1796 के हरिद्वार कुंभ में भी ऐसे ही विवाद का जिक्र मिलता है। इन विवादों को रोकने के लिए और कुंभ मेले से मिलने वाले करों और व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए ही अंग्रेजों ने इस मेले का आयोजन सरकारी रूप से करना शुरू किया था। अंग्रेजों ने मेले की व्यवस्था अच्छी तरह से की। रहने के स्थान, नहाने के घाट और बाजारों के लिए स्थान निर्धारित किए गए। प्रत्येक अखाड़े को अलग अलग स्थान दिया गया और उनके स्नान का क्रम भी निर्धारित कर दिया गया, जिससे विवाद न हो। कुंभ मेले में साधुओं के 13 बड़े अखाड़े आते हैं। 7 शैव अखाड़ों के नाम हैं महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। 3 वैष्णव अखाड़े हैं, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़ा। 3 सिख अखाड़े भी हैं। ये हैं बड़ा पंचायती उदासीन, छोटा पंचायती उदासीन और निर्मल अखाड़ा। 7 शैव और 10 वैष्णव अखाड़ों को मिलकर दशनामी अखाड़े भी कहा जाता है। मान्यता है कि इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा करने के लिए युद्धाभ्यास करने के लिए की थी। अंग्रेजी राज में सन 1870 में सर्वप्रथम ब्रिटिश देखरेख में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। इसके बाद जेम्स प्रिंसेप जैसे अनेक लोगों ने 19वीं शताब्दी में कुंभ मेले का दस्तावेजीकरण किया। अंग्रेज पेंटर JMW टर्नर द्वारा 1850 में हरिद्वार कुंभ पर बनाया गया एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। 1895 में प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वेन प्रयाग के कुंभ मेले में आए थे। उन्होंने लिखा है, Pilgrims plodded for months to get here, worn, poor and hungry, but sustained by unwavering faith. ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुंभ मेले को अतिरिक्त कर एकत्र करने के अवसर के रूप में देखा। यह कर इतना अधिक था कि इसके कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने लगी। प्रयाग के पंडों ने इसका विरोध किया। अंततः सन 1938 में लॉर्ड ऑकलैंड ने यह कर हटाया।
ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन द्वारा 1858 में लिखे विवरण के अनुसार हरिद्वार के कुंभ मेले में बहुत से साधु, अधिकारी, सिपाही, राजा, नवाब और व्यापारी आए थे। कुछ व्यापारी तो बुखारा, काबुल और तुर्किस्तान से भी आए थे। मेले में मिठाइयों, अनाज, कपड़े, खिलौने और दूसरी वस्तुओं का बड़ा व्यापार हुआ। लोग पैदल और अनेक प्रकार की गाड़ियों में बोल बम, जय महादेव के नारे लगाते हुए आ रहे थे। रात के समय गंगा के किनारे दीपक की रोशनी से जगमगाहट रहती थी। नदी में भी दीपक प्रवाहित किए जाते थे। कुछ ईसाई मिशनरी मेले में भी लोगों को ईसाई धर्म में लाने का प्रयास करने के लिए अपना धर्म साहित्य भी बांट रहे थे। कुंभ मेले के साथ कुछ दुखद घटनाएं भी जुड़ी हैं। मंगोल तैमूर लंग के जीवनीकार शरफुद्दीन अली याजदी की जफरनामा के अनुसार तैमूर ने हरिद्वार पर विजय प्राप्त करके वहां एकत्रित तीर्थयात्रियों का कत्लेआम किया था। शायद ये तीर्थयात्री 1399 के कुंभ मेले में आए होंगे। कुंभ मेलों में अनेक बार भगदड़ के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। सन 1820 में हरिद्वार में एक भगदड़ में 485 लोगों की मृत्यु का जिक्र आता है। इसके बाद भी यदा कदा भगदड़ की खबरें आती रहीं। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में लगभग 40 लाख लोगों ने स्नान किया। इस दौरान मची भगदड़ में 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार 1986 में एक भगदड़ में 50 लोगों की मृत्यु होना बताया जाता है। इस बार के प्रयागराज कुंभ में भी तंबुओं में आग लगने की घटना हुई है। BBC न्यूज हिंदी पर इस बारे में एक खबर देखिए। अच्छी बात यह है कि कोई आग में हताहत नहीं हुआ। कामा मैकलीन ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद 1765 to 1954 में लिखा है कि सन 1885 में प्रयागराज कुंभ में हुसैन नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को मेला मैनेजर बनाया गया था। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार उसने यूरोपियन महिलाओं और पुरुषों के लिए बजरों और नावों पर मनोरंजन का इंतजाम किया, जिसमें मुजरा करने वाली लड़कियों और मांसाहार का इंतजाम भी शामिल था। इससे बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ था। कुंभ मेलों में उल्टी, दस्त और कॉलरा जैसी बीमारियों के फैलने के किस्से भी मिलते हैं। कई बार कुंभ में स्नान करने आने वाले तीर्थयात्रियों के बच्चे भी मेले में खो जाते थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने इस पर अनेक फिल्में तक बनाई हैं। चाहे 1943 में बनी नरगिस की फिल्म तकदीर हो या 1973 में बनी अमर अकबर एंथोनी हो, कुंभ में बिछड़े भाइयों की कहानी फिल्मों का प्लॉट बनी ही रही है। इसके अलावा भी कुंभ मेले को अनेक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया। कुंभ मेले पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं। यहाँ आप नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री कुंभ फेस्टिवल इंडिया फ्रॉम अबव का दृश्य देख सकते हैं। This is the confluence of 3 holy rivers, the Ganga, the Yamuna, and the mythical Saraswati. The last one an invisible river existing in mythology. प्रसिद्ध फिल्म मेकर इरा कोहेन की 1998 की डॉक्यूमेंट्री किंग्स विद स्ट्रॉ मैट्स का एक दृश्य भी यहां देखिए। Let's call it Kings with Straw Mats. The Kumbh Mela, a meeting of holy men in India. The first time I ever went to a Kumbh Mela, I was living in Kathmandu, writing poetry and experimenting with astral projection. When I heard that the Kumbh Mela was about ग्राहम डे ने 2001 में कुंभ मेला द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ बनाई थी। निक डे के निर्देशन में सन 2004 में शॉर्टकट टू निर्वाणा कुंभ मेला बनी थी। उसके ट्रेलर का एक अंश यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस धरोहर को देखने के लिए ही विश्व यहाँ इकट्ठा होता है कि भारत के अंदर क्या है। नदीमुद्दीन की 2004 की फिल्म कुंभ मेला सॉन्ग्स ऑफ द रिवर का दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूं।
इसके अलावा और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, जैसे 2011 में जोनास सेक्यू की कुंभ मेला वॉकिंग विद द नगाज और 2012 में फिलिप आयर की अमृत नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। दुनिया की लगभग सभी टीवी चैनलों ने कुंभ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कुंभ मेले ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। मेले में लाखों लोगों के आने के कारण नेताओं को बड़ी भीड़ मिल जाती थी, जहां वे अपने मत का प्रचार आसानी से कर सकते थे। कुंभ मेले में महत्वपूर्ण संगठनों का उदय भी हुआ। 1906 में सनातन धर्म सभा की बैठक प्रयाग कुंभ में ही हुई थी, जिसमें महामना मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था। कुंभ मेला हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र भी रहा है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 के हरिद्वार कुंभ मेले में ही की गई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कुंभ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को मान्यता दी है। इसके आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया है। सन 2019 में भारत सरकार द्वारा कुंभ मेले पर एक डाक टिकट जारी किया गया। आप इस डाक टिकट को देख सकते हैं। आज कुंभ मेला एक वैश्विक घटना बन चुकी है, जो लाखों तीर्थयात्रियों और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो आइए, अगर हो सके तो आप भी कुंभ मेले में जाकर स्नान का आनंद उठाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे प्रसंग में किसी नए विषय पर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।